नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौकांको जी। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी का। ये कहानी कुर्सी की का इलेक्शन स्पेशल है, तो इलेक्शन के राज्यों से ही आपकी ज्यादा खबरें हैं भी। और इस वक्त असम, केरल और पुडुचेरी में आज शाम 5 बजे का जो साइलेंस पीरियड लागू होगा, शाम 5 बजे से, उससे पहले बड़े जोर की आवाजें आ रही हैं। चुनाव प्रचार आज बंद हो जाएगा इन 3 राज्यों में और 48 घंटे के बाद पहले चरण का मतदान होना है। लेकिन इस सब के बीच असल सियासी हंगामा चल रहा है असम को लेकर के। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। आपको मालूम है कि उन्होंने आरोप लगाया था अपनी पार्टी की तरफ से कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। और इसको लेकर फिर जवाब दिया था सिलसिलेवार तरीके से हिमंता ने, और उन्होंने पहले ही कहा था कि अब मामला कानूनी हो गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा की जो वाइफ हैं रिनिकी भुइया शर्मा, वो रात को ही थाने पहुंच गई थी और उन्होंने पवन खेड़ा के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। और अब उसी शिकायत को लेकर के असम पुलिस पवन खेड़ा के दिल्ली के घर पहुंची हुई है और वो अपने घर में मौजूद नहीं है। पवन खेड़ा कहां है, इसके बारे में भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही कुछ टिप्पणी की है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब ये कैसे मामला कानूनी बन गया, और कल से बल्कि कहना चाहिए, हिमंता बिस्वा शर्मा एक नहीं बल्कि 3-4 बार ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अब पवन खेड़ा को मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब कानूनी रूप से अब मैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा। फिर जो उनका बोलने का तरीका है वो उस तरीके से वो बात करते हैं जिसमें शब्द कहीं के कहीं जाते हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी पागल है, उनसे बड़ा पागल ये है, इन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया और मैं अब देखिए मैं अब कानूनी कार्रवाई करूंगा। फिर उन्होंने उसके बाद कल ये भी कहा मैं पवन खेड़ा का पवन पेड़ा ना बना दूं तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये ऐसी बातें भी उन्होंने की। और आज खबर आती है कि असम पुलिस उनके घर पहुंच गई है, दिल्ली पुलिस भी उनके घर पर है। तो हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हैं, विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी से हम जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, इसमें पवन खेड़ा कहां है। और भास्कर बिल्कुल स्पॉट पर इस वक्त मौजूद हैं पवन खेड़ा के घर पर, जहां पर पुलिस की टीम आई है असम से। उनसे बात कर लेते हैं, क्या बता रही है वहां जो पुलिस की टीम पहुंची है भास्कर। और देखिए, सुबह 10 बजे के करीब में असम पुलिस यहां पे पहुंची थी। असम पुलिस के 4 ऑफिशियल्स यहां पे मौजूद हैं। उनको गाइड करते हुए दिल्ली पुलिस लेके आई थी और उनके घर के पास दोनों तरफ 100 मीटर का एरिया जो है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट है वही जा सकते हैं, बाकी दोनों तरफ मीडिया को रोक दिया गया है। यहाँ पे नहीं है पवन खेड़ा। पवन खेड़ा हैदराबाद में ही, ये पहले से ही कांग्रेस के द्वारा भी ये जानकारी मिल गई थी और खुद हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ये जानकारी दी है बाइट में कि वो हैदराबाद भाग गए हैं, जिनको गिरफ्तारी का डर नहीं था। दरअसल अब पुलिस के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो यहां से वो नोटिस देके चले जाएं। इस मामले में जिस तरह की बयानबाजी की जा रही थी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा और उसका प्रत्युत्तर जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के द्वारा दिया जा रहा था, उसमें ये साफ झलक रहा था कि बहुत जल्द कार्रवाई होनी है इसमें, और वही हो रही है। अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है उनके ऊपर में। 9 तारीख को चुनाव है, उससे पहले ये मान के चलिए कि कोई न कोई कार्रवाई असम पुलिस करेगी। अब मामला ये है, एक इसका दूसरा पहलू भी है कि आप ये देखिए कि किस तरह से गौरव गोगोई की पत्नी के ऊपर में एक आरोप लगता था कि पाकिस्तान से उनके संबंध है, वहां के जासूस का आरोप भी लगता था उनके ऊपर में। तो एक तरह से कहें कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के द्वारा एक नैरेटिव तैयार किया गया था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि गौरव गोगोई की पत्नी जो है उनके पाकिस्तान से संबंध है। तो अब हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया पवन खेड़ा के द्वारा रविवार को 5 अप्रैल को, और ये कहा गया कि उनके पास 3 पासपोर्ट है और विदेशों में संपत्ति है उनके पास, जिसका कोई डिक्लेरेशन चुनावी हलफनामे में उन्होंने नहीं किया। चुनाव आयोग से भी शिकायत की। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के द्वारा जो पुलिस की यह कार्रवाई होगी उस पर यह सवाल उठाए जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन के अधीन है पूरी जो प्रशासन है असम के, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जबकि ये कार्रवाई हो रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी की शिकायत के आधार पे। ठीक है और वो जब जैसे कि पहले ही उन्होंने कहा था कि 48 घंटे के अंदर में कार्रवाई होगी, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपने चूंकि बता दिया तो मैं वो बयान सुनवा देता हूं हिमंता बिस्वा शर्मा का। वो चीफ मिनिस्टर है, वो खुद कह रहे हैं कि अरे हमारी पुलिस वहां दिल्ली क्या कर रही है, वहां तो है ही नहीं पवन खेड़ा, पवन खेड़ा तो हैदराबाद में है। मेरा हिसाब में पवन खेड़ा भाग गया है हैदराबाद तक। असम पुलिस क्यों दिल्ली गया है पता नहीं। मेरा जितना न्यूज है वो हैदराबाद तक कल ही भाग गया है। गजब कर रहे हैं हेमंता जी, कह रहे हैं मेरा पुलिस क्यों गया मुझे नहीं मालूम, वो तो वहां है ही नहीं, वो तो भाग गए हैं। अब पवन खेड़ा साहब के आरोप बड़े गंभीर थे
और आपने देखा उसके अगले ही दिन जो है चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा की तरफ से एक बड़ी डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रत्युत्तर में ये कहा गया था कि भाई ये सारी पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल से उठाई गई कहानी थी। वहां किसी के पासपोर्ट की डिटेल और मेरी पत्नी की फोटो ये एक जगह चिपका करके ये बता दिया गया कि मेरी पत्नी के 3 देशों में पासपोर्ट बने हुए हैं। ये सरासर गलत है। और उनके वाइफ ने, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने ऑफिशियल कंप्लेंट की थी और भास्कर अभी बता रहे थे कि ये उस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आसाम की पुलिस यहां पर पहुंची है। 4 अफसर आए हुए थे। अब विजय लक्ष्मी बताएंगे क्या वाकई पवन खेड़ा हैदराबाद में है जैसा दावा हेमंता कर रहे हैं? क्या उनको वाकई ये लग रहा था कि ऐसी पुलिस का एक्शन ऐसा हो सकता है, गिरफ्तारी की नौबत भी आ सकती है? विजय लक्ष्मी। बिल्कुल सौरभ, अब जो सूत्र है वो यही जानकारी दे रहे हैं कि हेमंत की पवन खेरा जो है वो हैदराबाद में है और कल शाम से ही वो हैदराबाद में। हालांकि उनका फोन पर उनसे संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है, उनका फोन जो है वो स्विच ऑफ है। लेकिन ये एंटिसिपेशन शायद जरूर रहा होगा कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सोर्सेज से यही जानकारी मिल रही है कि फिलहाल पवन खेड़ा जो है वो तेलंगाना में है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। आपको पता होगा कि उनकी वाइफ जो है वो तेलंगाना में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और तेलंगाना हैदराबाद में उनका घर भी है। तो अब जानकारी तो यही आ रही है कि हैदराबाद में है। बहरहाल आसाम पुलिस जो है पवन खेड़ा के घर पर फिलहाल पहुंची हुई है और मैं भी उनके घर के बाहर ही खड़ी हूं और काफी जमावड़ा यहां पर दिल्ली पुलिस का भी बाहर देखने को मिल रहा है और आसाम पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो अंदर हैं। अब कांग्रेस पार्टी जो है जरूर एक कोशिश कर रही है कि करप्शन का, अगर आप सौरभ देखें तो शुरू से कांग्रेस पार्टी की कोशिश थी कि नैरेटिव को जो है वो हेमंत बिश्व शर्मा के पर्सनल करप्शन पर ले जाकर के जो है वहां पर एक उनको इमेज डेंटिंग की कोशिश की जाए। और जब प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहली बार गई थी आसाम चुनावी बतौर स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन, तो एक चार्जशीट उन्होंने जो है वो वहां पर आसाम में जो है वो लॉन्च की थी, जिसमें तमाम आरोप थे हेमंत बिश्व शर्मा पर, तमाम तरह के करप्शन के आरोप जो हैं उसमें लगाए गए थे। तो कांग्रेस पार्टी का जो नैरेटिव है वो जानते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा अगर बीजेपी की स्ट्रेंथ की बात करें तो उनका जो चेहरा है एक बड़ा चेहरा है और एक बड़ा चैलेंज है। इसलिए शुरू से कांग्रेस के कैंपेनिंग को अगर आप देखेंगे तो वहीं पर हिट करता हुआ नजर आता है। और जो पवन खेड़ा ने तमाम आरोप लगाए जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ, वो नैरेटिव को और मजबूत करने की कोशिश थी कांग्रेस पार्टी से। दिल्ली में हेमंता के खिलाफ तमाम आरोप लगाए गए और फिर गुवाहाटी से उन तमाम आरोपों को जो है वो रिपीट किया गया। आज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो भी आसाम में है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर पहले आसाम में हुई। तो अब लेकिन अभी तक कोई ऐसा सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस एक्शन को लेकर के कोई पोस्ट या किसी तरह का कोई वक्तव्य किसी बड़े नेता का अभी तक नहीं आया है। अब इसमें कोई आगे बात बढ़ती है तो शेयर करेंगे व्यूअर से। बहुत शुक्रिया भास्कर, विजय लक्ष्मी आपका। और देखिए ये भी एक ट्रेंड बन गया है। बीजेपी अगर कांग्रेस पर एक्शन लेगी, कांग्रेस अगर बीजेपी के किसी नेता पर एक्शन या कार्यकर्ता पर एक्शन लेती है तो वो फिर अपने उस ऐसे प्रदेश में चले जाते हैं जहां उनकी सरकार हो। आप याद कीजिए जब वो एआई समिट में कांग्रेस के कपड़ा उतार प्रदर्शन की बात हुई थी तो उसको उन कार्यकर्ताओं को ढूंढती हुई एनएसयूआई के लड़कों को, यूथ कांग्रेस के लड़कों को, वो हिमाचल प्रदेश गई थी दिल्ली पुलिस कि वो हिमाचल में वहां पर कांग्रेस की सरकार है तो वहां उनको सुरक्षित लगा। अब कहा जा रहा है खेड़ा साहब को भी ऐसे ही कांग्रेस शासित राज्य में जाना पड़ा, वरना असम पुलिस कोई कार्रवाई कर लेती, उनको शायद अरेस्ट करती है। जो भी करती है वो तो पुलिस नहीं बता रही है कि वो क्या करने वाले थे। अब खैर उनको नोटिस देकर के उनके घर पर चिपका करके पुलिस को जाना पड़ेगा। कैसे देखते हैं त्रिपाठी जी इसको? अब ये सामान्य बात है, होना चाहिए था, गैर वाजिब है क्या? देखिए पहली बात तो ये कि चुनाव का समय है और इस समय कोई भी जिसको कहें कि गुंजाइश राई रत्ती भी न रह जाए, इसका पूरा प्रबंध करता है और हेमंत बिश्व शर्मा तो बहुत अच्छे से जानते हैं। अब नैरेटिव क्या था? जब पवन खेड़ा की प्रेस वार्ता हुई तो जो भी सुनेगा 3 विदेशी पासपोर्ट, अमेरिका के एक ऐसा जो टैक्स हेवन जैसा स्टेट है वहां पर कंपनी, दुबई में संपत्ति, लगेगा कि भाई हेमंत बिश्व शर्मा तो वहां क्या कर रहे हैं और असम का चुनाव है, एकदम से चीजें बदल जाएंगी। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने और उनकी पत्नी रिनिकी भूयान शर्मा दोनों ने देर नहीं लगाई। दोनों ने बहुत साफ साफ बताया कि ये है। कुछ इंडिपेंडेंट जो लोग थे वो भी फैक्ट चेक करके बताया कि न तो पासपोर्ट है, उसमें ढेर सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। दुबई की संपत्ति के जो 2 होटल और एक फ्लैट की बात थी उसके मालिक आ गए, वो दोनों मुसलमान हैं। और उसी समय शक हुआ कि इसका आधार बहुत पक्का नहीं है जब ये कहा गया कि देखिए हेमंता बिश्व शर्मा राजनीति तो करते हैं मुसलमान विरोधी और इनकी पत्नी के मुस्लिम देशों में पासपोर्ट है। तो ये लगा कि ये उसका शायद बदला है। जो गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ जो इस्लामाबाद रही थी एक एनजीओ के साथ, उनके ऊपर जो हेमंत बिश्व शर्मा ने आरोप लगाए उसको ये स्कोर सेटल करने की कोशिश थी नंबर 1।
नंबर 2 ये, जिस तरह से गौरव गोगोई के आसपास के जितने बड़े नेता थे उन सबको काटकर भारतीय जनता पार्टी में ले आया। आज कांग्रेस के पास लड़ने के लिए लोग नहीं बचे हैं, वर्कर लड़ ले तो अलग बात है, वो मुश्किल थी। और क्या एकदम से क्लीन स्वीप जैसा हो जाएगा? अगर वो हो गया तब तो सीधे राहुल से लड़ने वाला नेता इतना बड़ा हो जाए तो मुश्किल होगी। इसके संकेत तो उस समय मिल गए थे जब राहुल गांधी ने कहा था कि ये तो डरेगा भागेगा, तब संकेत मिल गए थे कोई न कोई आएगा। और जो पवन खेड़ा ने किया अभी तक उसका कोई पक्का आधार नहीं दे सकेंगे। ये लोग कह रहे थे कि अच्छा देखो बहुत हिम्मत है तो एफआईआर करा दे, एफआईआर भी हो गई, पुलिस भी पहुंच गई, अब तो उनको पुलिस की पूछताछ में आना चाहिए, बताना चाहिए, प्रमाण देना चाहिए। वैसे क्योंकि हम लोग आज बात तो करने वाले थे ओपिनियन पोल की भी चुनावी राज्यों में, और खासकर असम में, चूंकि आज बंद हो जाएगा प्रचार, उससे पहले बड़ी खबर है। इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह कि भाई एक गंभीर आरोप लगा और उसके जवाब में यह बताया गया कि आरोप पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड था, केवल फर्जी नहीं था बल्कि फैब्रिकेटेड था, उसमें जालसाजी की गई, उसमें गलत तरीके से सबूत मैन्युफैक्चर किए गए, तो बड़ा गंभीर मामला बनता है। और दूसरा, इसको सरसरी नजर से देखने का तरीका, भाई चुनाव चल रहा है, हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर कुछ आरोप लगाती है, तो क्या उसके जवाब में ऐसे पुलिसिया कार्रवाई करना ठीक है? आप दोनों में से किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं देखता हूं कि चुनाव के दौरान या वैसे भी राजनीति में जो आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं उसका कोई खास मतलब तब तक नहीं निकलता जब तक कि जांच एजेंसियां या फिर कोर्ट इसमें फैसला नहीं कर लेता कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है क्या नहीं है। और देखिए, राजनेता जो हैं वो अपने हिसाब से अपनी जो है वो एक पोजीशनिंग करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे अपनी तरह से पोजीशनिंग करते थे, अब वो हिंदू जो है राजनीति करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे तो तब भी याद है कि उन्होंने गुजरात के बारे में क्या कमेंट दिए थे जी कांग्रेस में रहते हुए। तो ये बात सही है। अब भी देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह की बातें, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि शायद हम बोल भी नहीं सकते हैं यहाँ पर पवन खेड़ा के लिए, तो राजनीति है, राजनीति में इस तरह की बातें हो रही हैं। मुझे लगता है आरोप लगे हैं और दोनों ही पक्षों में ये आरोप जो है गंभीर हैं। अगर गलत हैं तो जिसने लगाए हैं और जिन्होंने उसे आगे किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस भेजना ठीक है या नहीं? मेरे ख्याल से ठीक है। भाई कार्रवाई है, कार्रवाई एफआईआर है तो पुलिस जाएगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके संकेत दे दिए थे कल हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जैसे मैंने आपको बताया। बुरा हाल है, आप कहां से शुरू करिए कहां खत्म करिएगा। देश में बात कीजिए तो आप नेताओं का पूरा बयान नहीं सुना सकते, बोल नहीं सकते। अंतरराष्ट्रीय बात कीजिएगा अभी तो भी नहीं बोल सकते। नहीं, एक बयान ये सुना सकते हैं हेमंत वाला बयान नहीं, आप नहीं सुना सकते। जो शब्द अपने तरीके में बोला, भाई देखिए मैं अब पवन खेड़ा को छोड़ूंगा नहीं, कहने का तात्पर्य यह था। और फिर उसमें चुनावी दावा भी था, आप सुनिए। बीजेपी 100 सीट जीतेगा। अखिल गोगोई, गौरव गोगोई दोनों इलेक्शन हारेगा, नहीं जीत पाएगा। अभी पवन खेड़ा भाग गया ना, कल तक तो बोल रहा था मुझे अरेस्ट करो, अभी पुलिस उनका घर गया है, वो हैदराबाद भाग गया है। तो पवन खेड़ा को मैं, हमारा साथ तो झूठ मूठ का काम किया, पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, आप चिंता मत करो। पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा, ये तो चेतावनी वो कल से दे रहे हैं और आज भेज दी उन्होंने पुलिस। अब आप मुझे बताइए सर, ठीक हो रहा है गलत हो रहा है? देखिए, अभी बात चली कि भाई चुनाव के मौसम में इस प्रकार की बयानबाजी होती है, तो मुझे लगता है कि उसका कैटेगराइजेशन होना चाहिए दो तरह के। एक तो पॉलिटिकल रेटरिक में लोग बात करता है, और पॉलिटिकल रेटरिक में आप कह सकते हैं 56 इंच की छाती है, जरा नरेंद्र मोदी दिखा दो, या इस तरह की बातें होते रहती हैं, तो वो पॉलिटिकल रेटरिक है। जब आप स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाते हैं तो आप चुनाव को बदलने की कोशिश करते हैं अंतिम समय में, और ये एलिगेशन बहुत गंभीर एलिगेशन था। जब हम लोग भी सुने तो पहली बार हम लोगों को आश्चर्य लगा कि अरे आसाम के मुख्यमंत्री करप्शन के इतने दलदल में फंसे हुए हैं, उनकी पत्नी 3-3 पासपोर्ट लेकर के बैठी हुई है, और अभी मुस्लिम कंट्री की पासपोर्ट है। 52,000 करोड़ रुपया अमेरिका के अंदर जो है वो उनका एक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, दुबई के अंदर उनकी प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीजें जान करके, और शाम तक, ये उसी दिन शाम तक कई जगह से ये रिपोर्ट आकर के, और बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से आया, सामने 11 बजे 12 बजे के आसपास मेरे व्हाट्सएप पर आया। एक बड़े पत्रकार का, एक बहुत बड़े पत्रकार है, उन्होंने फैक्ट चेक करके कहा ये सारे आरोप गलत हैं, दुबई में प्रॉपर्टी में ये किया जाए, जिसका जिक्र हम लोगों ने कहानी कुर्सी में कल किया था। सवाल ऐसे में है कि क्या करना चाहिए। चूंकि आरोप स्पेसिफिक था तो इन्होंने एक क्रिमिनल ऑफेंस जरूर किया है, और ऐसे में मुझे लगता है कि यदि पुलिस भेजी गई है तो बिल्कुल वाजिब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि सिर्फ पॉलिटिकल बातें की जाती
तब कोई दिक्कत नहीं, तब यदि पुलिस भेजी जाती तब हम कहते थे कि बिल्कुल गलत चलिए है। फिर हम पॉलिटिकल डोमेन में आते हैं। अब कल एक और स्टेटमेंट हुआ है पश्चिम बंगाल आसाम में ही, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, उसने एक नया विवाद खड़ा किया है। वो एक चुनावी रैली में बोल रहे थे और आरएसएस बीजेपी को उन्होंने जहरीला सांप बताया। ठीक है, चले, ये उनका मत है, उनको कुछ बोलना था, उन्होंने कहा, लेकिन जिस तरीके से कहा, उन्होंने कहा सामने मेरे मुस्लिम भाई बैठे हैं, तो ऑडियंस रही होगी उनकी, जनसभा में मुसलमान लोग रहे होंगे, तो उन्होंने कहा देखिए कुरान में लिखा है कि नमाज पढ़ते वक्त भी अगर जहरीला सांप आ जाए तो नमाज छोड़ो, पहले सांप को कुचलो। तो मैं आपसे कह रहा हूं नमाज कुर्बान करनी पड़े तो कीजिए। ये आरएसएस बीजेपी जहरीला सांप है, इनको कुचलिए, नहीं तो बचोगे नहीं। यहाँ पर बहुत से मुसलमान और हिंदू भाई भी बैठे हैं। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ने तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। अब ये देखिए, ये जो बयान है इसका, इस पर बहुत रिएक्शन आ रहा है और इसको लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें तो तुष्टीकरण की इंतहा कर दी है, या और जो शब्द बीजेपी आरएसएस के लिए बोले गए हैं वो स्वीकार्य नहीं है। क्या कहेंगे समीर जी? अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो कांग्रेस के अध्यक्ष है और बता वो ऐसे रहते हैं जो बहुत बड़े कुरान के ज्ञाता हैं, बहुत कंठस्थ है कुरान उनको, और नमाज का जिक्र कर रहे थे, जैसे वो भी दिन में 7 बार नमाज पढ़ते हैं, जो जिस बात का जिक्र कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि भाई संघ को आप साफ समझ के कुचल देना अगर आपको दिखे। तो यही तो कांग्रेस है जिसने 3 बार संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया, और तीनों बार वहां पर अगर आप देखेंगे तो तीनों बार वहां पर कांग्रेस की केंद्र के अंदर सरकार थी। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब संघ पे प्रतिबंध लगाया, तब भी कुचलने की कोशिश जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने की थी, लेकिन उन्हीं सरकार ने प्रतिबंध हटाया। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने लगाया, इंदिरा गांधी को ही फिर हटाना पड़ा, और नरसिम्हा राव ने लगाया बाबरी मस्जिद के समय, उनको ही हटाना पड़ा। तो कोशिश उन्होंने की लेकिन बाद में इनको हटाना पड़ा, और आज राष्ट्रीय संघ 100 साल में प्रवेश कर गया है, दुनिया का सबसे बड़ा अनुशासित संगठन है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अभी कल ही अपने 45 साल पूरे किए, तो 45 साल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कितने लंबे समय से, मोदी जी के 11 साल हो गए, अटल जी के 5 साल रहे, 21 राज्यों में बीजेपी और सहयोगी दलों की सरकार है। तो अब कांग्रेस को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई है तब से कांग्रेस की क्या दुर्गति देश के अंदर भी है, देश की जनता ने क्या किया है, यह कांग्रेस को समझ में आ रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान देते हैं, भाई राहुल गांधी दे तो समझ में आता है कि बहुत उनसे बहुत समझदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो लंबे समय से देश की राजनीति में रहे। तो ये लगा ये बयान देख के समीर जी कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये कहना चाह रहे थे, उनको शायद ये लगाओ कि ये दाएं बाएं भी जा सकता है मुसलमान वोट, किसी और को भी जा सकता है, तो कर देना, किस चक्कर में मत पड़ना, दिमाग नहीं लगाना अपना। नहीं तो आप वोट मांग, पहले सांप खड़ा, सांप को मारो पहले। नहीं तो वोट मांगने के लिए तो आप वोट मांगने तो आप कह सकते थे ना कि किस तरीके से भाई कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया, आप उसकी अपने काम गिना देते। आपको संघ के लाने की क्या जरूरत थी कि भाई संघ को कुचल दो, बीजेपी को आप कुचल दो, इस तरीके को लेकर? पहले भी कही जा चुकी है। नहीं, ये पंडित नेहरू ने भी लोकसभा पटल पर कहा था कि हम कुचल देंगे। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था हम इस कुचलने वाली मानसिकता को ही कुचल देंगे। और आज संघ कहाँ बैठा हुआ है, आज भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ का संस्करण कहाँ बैठा हुआ है। दूसरी बात, मुस्लिम लीग जिसके साथ ये समझौता करते हैं, पीएफआई जिसके साथ समझौता करते हैं, वो इनके लिए सामने, इससे बड़ी क्या बेशर्मी हो सकती है कि कांग्रेस का अध्यक्ष उस मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हो जाता है जो उसने भारत का विभाजन इस देश पर सौंपा, उस पीएफआई और सिम्मी के साथ खड़ा हो जाता है जो इस देश को गजवाए हिंद करने की बात करता है, इस देश का इस्लामीकरण करने की बात खुलेआम अपने मैनिफेस्टो में करता है। केरल में बात इसमें कहते हैं कि जिसे कहते हैं मानसिक असंतुलन हो जाना, और इससे बड़ी बेशर्मी। असम में इतनी कर्कश बात क्यों कहनी पड़ी? किसको? असम का मुसलमान कहीं और जा रहा था क्या? कौन? वोट डालने के लिए। बिल्कुल नहीं, देखिए असम का मुसलमान तो उनको वोट कर रहा है, नहीं तो आप ध्यान रखिएगा बदरुद्दीन अजमल को, आप ध्यान रखिएगा कि बदरुद्दीन अजमल को, जो कि मुसलमानों की लड़ाई बहुत लड़ा, बांग्लादेशियों की भी लड़ाई लड़ा, तब भी आपने देखा होगा कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख से ज्यादा वोट से हरा दिया वहां के मुसलमानों ने।
तो उनको इस बार फिर से डर है कि कहीं ऐसा ना कि बदरुद्दीन अजमल के पक्ष में वोट डाला जाए, एक तरफा वोट मुसलमानों का। ये लेकिन हो सकती है कि वो ऐसी बात कहें, मतलब नहीं, लेकिन क्या आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे जिसे राष्ट्रवादी संगठन को, जिसे दुश्मन भी मानते हैं कि भाई इस पर टिप्पणी नहीं की जाए, आप उस संगठन को सांप से आप तुलना करेंगे? अब जो हो, लेकिन और आपके बारे में कुछ नहीं बोला जाए। अब ये सब चुनाव में आप खत्म हो जाएगा, आज की बात तो क्या वोटिंग ही होनी है फिर। लेकिन खेड़ा से खरगे तक ये कांग्रेस की हताशा है, एक लाइन की बात है। सर्वे में जो दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूं, अब ये हताशा है कि नहीं उससे आप अंदाजा लगाइएगा। ये मेट्राइज का सर्वे कल हमने आपको दिखाया था, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो उसके मुख्य आंकड़े हैं वो बीजेपी 92 से 102 सीटें, 2021 में बीजेपी के गठबंधन को मिली थी 75 सीटें, उससे ऑलरेडी 15 से 20 सीट 30 सीट ज्यादा की बात सर्वे कर रहा है। एक बात, वोट शेयर कांग्रेस को 22 से 32 सीटें केवल, पिछली बार जो थी कांग्रेस पार्टी की जो अलायंस को सीटें मिली थी वो 50 सीटें मिली थी, वो घट के आधी हो सकती हैं सर्वे कह रहा है 10 साल असम में बीजेपी की सरकार के बाद। और वोट शेयर 46% वोट बीजेपी को आ सकता है, पिछली बार बीजेपी का वोट शेयर 44.5% था, 44% में भी 1.5% जोड़ लेना अगर सर्वे ठीक हो जाए तो। और कांग्रेस का वोट 36% पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पिछली बार के मुकाबले मोटा मोटा 7.5-8% डाउन होगा, और अन्य को मिल रहा है 18% वोट। तो ये अगर जो सर्वे दिखा रहा है 8% वोट जो डाउन हो रहा है, डर यही है कि ये वोट कहीं जा रहा है। नहीं, इसमें कोई भ्रम नहीं है। ये पक्के तौर पर कांग्रेस असम से जो कहते हैं ना गायब हो जाना, खत्म हो जाना, उस दिशा में बढ़ रही है। अब जाहिर है अगर 22-23 सीटें आएंगी तो पार्टी तो वहां रहेगी, लेकिन दरअसल कांग्रेस वहां लड़ती नहीं दिख रही है, कोई उसका नेता नहीं बचा है, कोई ऐसा कोई भी असम का जो कोना है, चाहे अपर आसाम हो या नीचे हो, कहीं भी वो लड़ाई लड़ती नहीं दिख रही है। और जो उसके लिए बुरी बात है, ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी मिलकर वो मुसलमानों को ये भरोसा दिलाने में कामयाब है कि कांग्रेस बात कुछ भी करे, लड़ नहीं सकती है अब भारतीय जनता पार्टी से। ये एक बड़ा मैसेज है लोकसभा चुनाव में, जिसका जिक्र भी अभी प्रोफेसर साहब ने किया। वो सच है कि बदरुद्दीन अजमल का 10 लाख वोटों से हारना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह से कांग्रेस के लोग टूट टूट कर उधर जाते गए, तो अब मुसलमानों को यह भी भरोसा नहीं है कि हम जिता दें और उसके बाद वो टिका रह जाए। ओपिनियन पोल ठीक लग रहा है ये सर्वे? मुझे 90 के आसपास मुझे भी लगता है कि जो भाजपा गठबंधन है वो जीतेगा। जी, मुझे लगता है असम में कांग्रेस ने अगर 2011 की बात करें उसके बाद से लगभग 7-8% वोट शेयर जो है लूज किया है, और पिछली बार जो है अगर देखें तो 30% वोट शेयर उनका था, उससे पहले 31 दशमलव कुछ था। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा पिछले चुनावों में बहुत ज़्यादा लूज किया, लेकिन जो जिस तरह का चुनाव असम में हो रहा है उसमें क्लियर है, ये एक जो हिंदू मुस्लिम करके जो चुनाव इस वक्त बटा हुआ है, ऐसे में बीजेपी जो है वो जरूर अपने आप को एज कर सकती है। और मुझे लगता है असम में सवाल सिर्फ जीतने का नहीं है, सर्वे कह रहा है बीजेपी ऐड कर रही है और कांग्रेस मुझे उतना नहीं लगता कि बीजेपी बहुत ऐड करेगी, लेकिन हाँ, ये चुनाव असम का बीजेपी जरूर जीतेगी। अब मैं आपको केरल का भी बता देता हूं, जल्दी से बात कर लेते हैं। केरल के ओपिनियन पोल की भी बात करूंगा, वहां भी कुछ बयान जो है वो इसी तर्ज पर हो रहे हैं। प्रियंका जी असम आई थी, असम में तो वो कुछ चुनाव में किसी कैपेसिटी में वो देख भी रही हैं, ओवरसी कर रही थी चुनाव को। वहां उन्होंने कहा था देखो मोदी, राहुल गांधी हमेशा मोदी और ट्रंप की बात करते हैं, प्रियंका जी ने भी की, उन्होंने ट्रंप के साथ नेतन्याहू को भी जोड़ा, ये नेतन्याहू के कहने पे ऑपरेट होते हैं। अब वो कहीं केरल, तो वहां उन्होंने और खुल के बात की कि आपके प्रधानमंत्री ने केरल पहले फिलिस्तीन में जेनोसाइड कर दिया, नेतन्याहू ने ये कुछ नहीं बोले, बल्कि अब ईरान की जंग से पहले ये चले गए इजराइल वहां से ऑर्डर लेने के लिए। ये बातें प्रियंका जी ने वहां की सभा में कही हैं, मतलब वो फिलिस्तीन वाला जो प्रियंका जी का मुद्दा है वो नहीं जा रहा कहीं। The truth is that we are being led by cowards today. We have a prime minister who doesn't even have the guts to open his mouth when thousands and thousands of children are being killed in Palestine. We have a prime minister who goes running to Israel 2 days before this war begins and bows down to them and receives medals for them from them in his own name. तो एक तरफ तो ये बयान, अब इसको भी तो आप इसको तुष्टीकरण या इसको पोलराइजेशन की कैटेगरी में क्यों ना डालें भाई, केरल के चुनाव में क्यों फिलिस्तीन की बात, क्या रेलेवेंस है, लेकिन हो रही है। अब इसमें जो बीजेपी ने एक आरोप लगाया वो इस कहानी को और आगे बढ़ाता है। बीजेपी ने केरल में कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, कि वो आईयूएमएल को, मुस्लिम लीग को सीक्रेट डील के तहत उप मुख्यमंत्री का पद देगी और साथ में 6-7 कैबिनेट मंत्री पद भी उसको देगी। यह आरोप बीजेपी ने लगाया है कि यूडीएफ अगर जीत जाती है
तो इस बार उप मुख्यमंत्री कोई मुसलमान होगा और वो मुस्लिम लीग का होगा, ये उनका आरोप है। और प्रियंका जी फिलिस्तीन की बात कर रही है। समीर जी, मैं लगे हाथ बता दूं, सर्वे भी बता दूं, तो बात जो है फिर यहीं पूरी भी हो जाएगी। तो पश्चिम बंगाल के अलावा हम बात कर लेते हैं केरल की। अगर ओपिनियन पोल की, तो केरल का ओपिनियन पोल, लड़ाई मोटी मोटी जो है यूडीएफ एलडीएफ के बीच ही वहां पर हमेशा होती है। इस बार भी वो वैसी ही लड़ाई है, लेकिन बीजेपी इसमें आकर के इसको इंटरेस्टिंग बना रही है। एलडीएफ 62 से 68 सीटें, यूडीएफ 67 से 73। यूडीएफ आगे, मतलब कांग्रेस आगे है, लेकिन मार्जिन सीटों में 5 सीटों का दिख रहा है। एनडीए को 5 से 8, यानी बीजेपी प्लस 5 से 8। वोट में एलडीएफ को 39%, यूडीएफ को 42%, 3% वोट का अंतर है। एनडीए को 15% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्लाइट एज के साथ यूडीएफ सरकार बनती हुई दिख रही है कांग्रेस की। बिल्कुल, मेरा भी ये ओपिनियन था कि केरल में कांग्रेस सरकार बना लेगी, मतलब कांग्रेस बनाएगी, मतलब आप ये मांगे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो यूडीएफ है वो सरकार बना लेगा। एक तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी विजन के साथ है, और जिस तरीके से अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के अंदर लेफ्ट को पूरा साफ कर दिया 2024 में कांग्रेस ने वहां पर। उसके बाद 6 उपचुनाव हुए विधानसभा के, 6 में से 5 कांग्रेस वहां जीत जाती है। और अभी जो नगर निकाय चुनाव हुए थे जनवरी में, उसमें भी कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहा था। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वहां सरकार बना लेगी। अगर लोकसभा चुनाव का अगर आप परिणाम देखेंगे तो सिर्फ 18 सीटों के ऊपर विधानसभा में एलडीएफ आगे था, और इतना बेहतर प्रदर्शन वहां पर किया था। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वहां से यूडीएफ का प्रदर्शन रहा है, तो यूडीएफ 100% कांग्रेस वहां सरकार बनाने जा रही है। वैसे समीर जी, पिछली दफा भी जो है लोकल चुनाव में जो है वो यूडीएफ बेहतर की थी, लेफ्ट से बेहतर की थी, लेकिन विधानसभा में आपका असेसमेंट क्या है? कांग्रेस आ जाएगी गवर्नमेंट? मुझे ऐसा लगता है कि त्रिशंकु वहां विधानसभा होने जा रही है इस बार। अच्छा, हाँ, केरल के अंदर। प्रियंका जी फिलिस्तीन की बात कर रही हैं तब भी नहीं, कुछ भी करे, मुस्लिम वोट बंटने वाला है, क्रिश्चियन वोट भी बंटने वाला है, और मुझे लगता है कि हिंदू वोट कहीं ना कहीं पोलराइज होकर के बीजेपी के साथ पहले से बेहतर स्थिति। बीजेपी इतना सुनिश्चित कर देगी कि उसकी बाकी दोनों को मिलना